राधे राधे एवरीवन। आज हम टॉपिक करने वाले हैं काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। इससे पहले हमने अपना टॉपिक किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, वो एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे एग्रीमेंट कितने काइंड्स के होते हैं? हमारे एग्रीमेंट जो हैं वो 6 काइंड के ऊपर हैं, 6 बेसिस के ऊपर हमने उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बेस पर हमारे कौन कौन से हैं? यूनिलेटरल एग्रीमेंट एंड बायलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, पहले मैं आपको चार्ट समझा देती हूँ, देन डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन पे कौन कौन से हैं हमारे? एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ठीक है। थर्ड है बेस्ड ऑन इनफोर्सिबिलिटी। इनफोर्सिबिलिटी के बेस पे कौन कौन से होंगे? वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। ये नेम बहुत इजी हैं, आप लोगों ने पहले सुने हुए हैं तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएंगे। फोर्थ वन है किसके बेस पर? बेस्ड ऑन लॉ। लॉ के बेस पे ऑब्वियसली क्या होगा? लीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। फिफ्थ वन है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पर हमारे कौन से होंगे? एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट एंड एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स। बेस्ड ऑन इनफोर्सिबिलिटी, ये एक और है, मतलब बेस्ड ऑन इनफोर्सिबिलिटी पे या तो हम बोल सकते हैं कि 4 टाइप्स हैं हमारे, या फिर इसको दो बार करके लिख सकते हैं, इनफोर्सेबल एग्रीमेंट एंड अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बेस्ड पे हमारे कौन से थे? यूनिलेटरल एग्रीमेंट एंड बायलेटरल एग्रीमेंट। यूनिलेटरल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो वन पार्टी है वो सारे अपने प्रॉमिसेस, अपनी कमिटमेंट फुलफ़िल कर देती है, दूसरी जो है उसको टाइम ले लेती है फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, मीन्स in unilateral agreement one party to the agreement has fulfilled the commitment while the other has yet to do it। means एक पार्टी तो सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉमिस, कंसिडरेशन फुलफिल, एक पार्टी की तरफ से एग्रीमेंट की जितनी भी ऑब्लिगेशन होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, बट दूसरी पार्टी जो है वो टाइम ले लेती है कि, या फिर वो अभी बच जाती है कि हाँ अभी से करना है, पेंडिंग में रह जाता है, वो कुछ टाइम मांग लेती है करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि ए ने ना बी को गुड सेल किए क्रेडिट पर 1 महीने के लिए। इसके अंदर क्या है? ए ने तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, उसने गुड सेल कर दिए, ठीक है, बट बी ने अभी उसको रिटर्न में अमाउंट पे नहीं की है, उसने क्या लिया है? 1 मंथ का टाइम लिया है। तो ये हमारा यूनिलेटरल एग्रीमेंट होगा, जो एक की तरफ से तो फुलफिल हो गया है बट दूसरी की तरफ से अभी रहता है। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल एग्रीमेंट क्या है? जब दोनों पार्टीज अपनी कमिटमेंट्स, अपनी कंसिडरेशन, अपने प्रॉमिसेस क्या करते हैं? फुलफिल कर देते हैं, दैट इज़ बायलेटरल एग्रीमेंट। देखो ऑब्लिगेशन से हमें पता चल रहा है, हमें कैसे याद रहेगा? ऑब्लिगेशन 2 टाइप्स है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल में जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है एंड एक पार्टी अभी टाइम मांग लेती है, पेंडिंग रहते हैं उसके ऑब्लिगेशंस। एंड बायलेटरल में क्या है? दोनों पार्टी अपनी कमिटमेंट्स और अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज हैव टू फुलफिल अ कमिटमेंट और कमिटमेंट्स साइमल्टेनियसली एंड ईच पार्टी प्रॉमिस इज़ अ कंसिडरेशन। हर एक पार्टी का प्रॉमिस क्या बन जाता है? कंसिडरेशन बन जाता है एक दूसरे के लिए, वो क्या बन होता है? बायलेटरल एग्रीमेंट होता है। जब प्रॉमिस किया जाता है ना बायलेटरल एग्रीमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए बंदा बी से प्रॉमिस करता है और बी बंदा ए से प्रॉमिस करता है, आपस में वो दोनों प्रॉमिस करते हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए सेल गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट फॉर 1 मंथ, ठीक है, एंड बी एग्रीज टू पे। Both A and B have committed one promises is the consideration for each other। ठीक है, A ने B को गुड सेल कर दिए, क्रेडिट पर ही किए हैं, बट B जो है एग्री कर गया है पे करने के लिए कि वो उसे गुड्स पे कर देगा। यहाँ पे दोनों की कमिटमेंट हो चुकी है
और दोनों की कंसिडरेशन हो चुकी है, प्रॉमिस हो चुका है, दोनों के बीच में क्या हो चुका है, प्रॉमिस हो चुका है। प्रीवियस में बी ने अपनी कोई भी कमिटमेंट या कंसिडरेशन प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन के बेस पर हमारे दो हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट कौन सा होता है, जहाँ पर जो हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की जाती है ना, या फिर हमारा जो एग्रीमेंट बनाया जाता है वो अपने वर्बल आइदर वर्बल और इन रिटन, इन दो फॉर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करके सामने वाले बंदे के रखते हैं कि हाँ इस तरीके से हमने आपको प्रपोजल भेजा है, वो हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है, मीन्स वर्बली होता है या रिटर्न में होता है। एक्सप्रेस करते हैं ना जब हम सामने वाले बंदे को, दैट इज एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। ए ने कार सेल की बी को 50,000 की, एंड बी एक्सेप्ट्स बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग, कि या तो वो अपने वर्बल कम्युनिकेशन से उसे बता देता है एक और, ठीक है मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूँ या मैं खरीदूंगा, या फिर रिटर्न में वो एज डॉक्यूमेंट्री बना के एज अ प्रूफ वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो एक्सप्रेस्ड हो गया। इम्प्लाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है, जिसमें ना हमें ऑरली, रिटर्न में, वर्बल में या रिटर्न में कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये हमें ना खुद से ही समझ आ जाता है, हम सामने वाले बंदे को बिहेवियर को देख के, उसको रिएक्ट को देख के, उसके गेस्चर्स को देख के या उसकी थिंकिंग को देख के खुद ही पता लग जाता है हमें कि हाँ ये कहना चाह रहा है या फिर हमें ये करना है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट वो होता है, जैसे कि एक बस ड्राइवर है, वो बस स्टॉप पे ना एक बस स्टॉप कर देता है, वो पैसेंजर को पर्सनली इनवाइट नहीं करता कि प्लीज़ आइए हमारी बस में बैठिए, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे या वहाँ लेके जाएंगे, उनके सामने प्रपोजल नहीं रखता है, नहीं। पैसेंजर्स को पता होता है कि उनको जाना है बिना इन्वाइट करे भी, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, जिसमें हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, विदाउट एनी रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट वन बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पर हमारे दो टाइप के होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट और सेकंड क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्यों कौन सा होता है, एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, लॉ ने उसको परमिशन नहीं दी हो, वो क्या होता है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कोई भी लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशन नहीं इम्पोज होते दोनों पार्टीज़ के ऊपर। दोनों पार्टीज़ के अंदर कोई भी लीगल राइट्स या कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं होंगे अगर एग्रीमेंट हमारा क्या होगा, वॉइड होगा। जब वो वॉइड ही हो चुका है, वैलिड ही नहीं है, तो लीगल तो होगा ही नहीं, उस पर कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए एग्री टू बाय सम गुड्स फ्रॉम बी, और जो गुड्स है ना वो आर शिप ऑन द हाई सीज ऑन द वे टू इंडिया। बोथ ए एंड बी एग्री ऑन द टर्म but come to know later that before they reach the agreement the goods have been destroyed because the ship had sunk. In the circumstances their agreement would be considered void. देखो समझ वैसे आ गया होगा आपको कि ए जो है वो बी से गुड खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। पर जो गुड्स है ना वो अभी शिप में है, रास्ते में है, इंडिया के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो बोथ ए और बी जो हैं वो इस टर्म पर एग्री हो जाते हैं कि हाँ ए बी से गुड खरीदेगा और बी इसको सेल करेगा, बट स्पेसिफिकली गुड्स जो है ना एक्चुअल में वो अभी रास्ते में है, वो ऑन द शिप है। उन्हें पता चलता है कि उनके पास गुड्स पहुंचने से पहले वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, क्योंकि शिप जो है डूब गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन सिचुएशन की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हमारा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो गया, ठीक है। वहाँ पे वो वॉइड हो गया क्योंकि वो नीड्स हमारे फुलफिल हो ही नहीं पाई, एग्रीमेंट पूरा हो ही नहीं पाया, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब आता है वॉइडेबल, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट, जिसको लॉ परमिट कर देता है, जो लॉ तक पहुंच जाता है, वो हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है।
Such agreement lacks of the essential element of free consent when the consent of a party to the agreement is not free or is called ये एग्रीमेंट क्या है, पार्टीज़ की ना फ्री कंसेंट मांगता है कि जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट से कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में आके या किसी के किसी भी तरह के टॉर्चर या फोर्स से वो एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ ये एग्रीमेंट मांगता है, तब ये जाके वर्डेबल बनता है, तब इसको लॉ क्या करता है, इन्फोर्सेबल करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अजय जो है विजय को डराने के लिए विजय को धमकी देता है उसको मारने की। इफ़ ही डजेंट एग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू द, कि अजय क्या करता है कि वो ना विजय को धमकी देता है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी उसको इस प्राइस पर सेल नहीं करेगा ना तो वो उसे मार डालेगा। तो क्या ये वर्डेबल है? नहीं, ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो लीगल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लॉ के बेस पर क्या है, लीगल और इलीगल है, सेम चीज़ वही आएगी, बस नेम अलग है कि लीगल एग्रीमेंट कौन सा होगा, जो कि एसेंशियल्स होगा वैलिड एग्रीमेंट के, कि जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा होगा। ए क्या करता है, एग्री टू सेल हिज कार टू बी 50,000 में, और बी एग्री कर जाता है इसी प्राइस पर, तो वो लीगल हो गया, कोई भी लीगल चीज़ हुई नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा कि एनी एग्रीमेंट दैट ट्रांसग्रेसेस सम रूल्स ऑफ बेसिक पब्लिक पॉलिसी, कि जो कि हमारे जो पब्लिक पॉलिसी है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है, उन वो जो एग्रीमेंट उनको पॉलिसीज़ को रूल्स को तोड़ते हैं, या फिर क्रिमिनल नेचर के, या फिर इमोरल या फिर इलीगल एग्रीमेंट बनाते हैं, इलीगल ऑब्लिगेशन पर एग्रीमेंट बनाते हैं, वो हमारे इलीगल एग्रीमेंट में आ जाएंगे। उनको जो है फॉरबिडन किया जाता है बाय लॉ से, और उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, उनको जेल भी हो सकती है जो लोग ऐसे एग्रीमेंट करते हैं, इलीगल एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारे कौन से थे, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट एंड सेकेंड था एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ऑन द स्पॉट पूरी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ए और बी मिले आपस में। ठीक है, ए और बी दो पर्सन हैं। ठीक है, ए ने क्या किया, बी को स्कूटी सेल करने के लिए बोला कि तू मेरी स्कूटी परचेज़ कर ले, और बी ने ऑन द स्पॉट उसकी स्कूटी परचेज़ भी कर ली और उसको पेमेंट भी कर दी। तो ऑन द स्पॉट इन दोनों के ऑब्लिगेशंस और प्रोमिसेस और कंसिडरेशन पूरे हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट कौन सा होता है हमारा, जिसके अंदर जो है नीड्स जो होती है हमारी, नीड्स और ऑब्लिगेशंस, हाँ नीड्स बोल सकते हैं सिर्फ हम, टू बी डन होते हैं। मीन्स अभी वो पूरे हुए नहीं हैं, अभी येट टू परफॉर्म है, वो बाकी है अभी परफॉर्म होना, परफॉर्मेंस उनकी बाकी है, अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है राम और एक है सोहन। राम क्या करता है, सोहन के यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, सोहन एग्री हो जाता है उसको जॉब देने के लिए नेक्स्ट मंथ। दोनों में से किसी की भी जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट नहीं हुई। इसने वो तो किया, अप्लाई तो किया जॉब के लिए, उसने भी बोला है उसे, देख ना तो इसकी जॉब शुरू हुई राम की, ना सोहन ने उसको एग्री किया, ना कंसिडरेशन प्रोवाइड की। क्या किया, नेक्स्ट मंथ, मीन्स अभी परफॉर्मेंस होनी रहती है, येट टू परफॉर्म है। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। इसमें दोनों बंदों की परफॉर्मेंस होनी रहती है। हमारा वो यूनिलेटरल था ना, एक बंदे ने ऑब्लिगेशन पूरी कर दी थी, दूसरे ने नहीं की थी। एग्जीक्यूटरी में दोनों बंदे की परफॉर्मेंस होनी रहती है, दैट इज एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। नेक्स्ट 6 जो हमारा टाइप है, लास्ट जो हमारा टाइप है एग्रीमेंट का, दैट इज़ बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे हमने पहले भी किया था, कौन सा था,
वॉइड और वॉइडेबल, आई थिंक सो वही थे ना। हाँ जी, बेस्ड ऑन इन्फॉर्सिबिलिटी के बेस पर हमारे दो हैं, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल, और इधर भी दो हैं, इन्फॉर्सेबल और अनइन्फॉर्सेबल। ठीक है, इन्फॉर्सेबल एग्रीमेंट और अनइन्फॉर्सेबल। ठीक है, तो ये इन्फॉर्सेबल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो कि वैलिड एग्रीमेंट होते हैं हमारे, दैट आर इन्फॉर्सेबल एग्रीमेंट, जिनके अंदर कोई भी इनवैलिडनेस नहीं होती है। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं क्योंकि ये सारे जो भी हमारे लॉ के प्रोविजंस होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट्स करते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन से होते हैं? इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। कौन से होते हैं? जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। वो वैलिड एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा परमिट होते हैं, दैट इज़ इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि लॉ के द्वारा परमिट नहीं किए जाते, इन्फोर्स जिनको नहीं किया जाता, नॉट परमिटेड। इनकी जो नॉन इन्फॉर्सेबिलिटी होती है या फिर अनइन्फॉर्सेबल कैसे हो सकते हैं? या तो कोई भी लीगल इशू हो गया, या टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, या फिर लैपेज ऑफ टाइम लग रहा है कंडीशंस और टर्म्स को क्लियर करने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी मिस्टेक के कारण, किसी भी चीज़ के कारण ये परमिट नहीं किए जाते हैं, तो वो होते हैं इन्फॉर्सेबल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा था एग्रीमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं। 6 टाइप मैंने आपको करा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ सॉरी, इसमें ना एक और रह गया है हमारा, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम है बिल्कुल, 2 टाइप के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमारा फर्स्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और सेकंड कौन सा होता है? इनवैलिड बोल सकते हैं या फिर वॉइड बोल सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है हमारा? जो कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है, अवॉइडेबल माना जाता है, दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कि लीगल होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलीगल माना जाता है या फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, लॉ से परमिशन नहीं देता, बहुत सारे रीजंस के कारण वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाता या फिर लॉ से परमिशन नहीं दे पाता, तो वो वॉइड बन जाता है। या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण हमारा एग्रीमेंट बीच में रह जाता है या परफॉर्मेंसेस हमारी बीच में रह जाती है, तो वो वॉइड बन जाता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेम है जो हमने ऊपर कर लिया है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट के भी 2 टाइप्स हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है हमारा। चैप्टर कौन सा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।